जी नमस्कार। मेरी जो फैमिली है, फैमिली ऑफ लॉयर्स है। मेरे दादाजी, मेरे पिताजी, मेरी माताजी सब एडवोकेट्स, मेरे चाचा जी, मामा जी। तो कह सकते हैं कि फैमिली ऑफ लॉयर से मैं बिलोंग करता हूँ। और जो मेरी शिक्षा है, पहले टाइनी टॉडलर्स में जब मैं छोटा था तब मैं गया, मॉडल टाउन में ही। तो उसके बाद कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी जो स्कूल है, वहाँ तक मैंने 10वीं तक पढ़ाई करी। बीच में एक साल मैं सेंट पॉल स्कूल में भी पढ़ा हूँ। और उसके बाद डीएवी कॉलेज जो अम्बाला सिटी का है, उसमें मैंने +2 तक शिक्षा ली। और उसमें मैंने कॉलेज की राजनीति में भी हिस्सा लिया। वहाँ पर सीआर रहा, मेंबर एग्जीक्यूटिव रहा, डायरेक्ट इलेक्शन होते थे उस समय। उसके बाद जब +1 में आया तो मैंने वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव भी लड़ा था और अच्छे मार्जिन से मैं वो चुनाव भी जीता। तो उसके बाद मैंने बीच में ही जाकर एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक में 5 साल का जो लॉ का कोर्स है वो करना शुरू किया। तो अब 1994 में मैंने अपनी लॉ कंप्लीट करके 95 में मैंने अपनी एनरोलमेंट बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा में कराई थी। तब से मैं प्रैक्टिस में हूँ। लॉयर फैमिली से होने का मेरा सवाल है कि मैं लॉयर फैमिली से था, मुझे क्या उसका फ़ायदा हुआ। तो फ़ायदा भी होता है और नुकसान भी होता है, क्योंकि जो हमारी फील्ड है उसमें अगर हम स्थापित जो अगर सीट हो तो उसमें फ़ायदा होता है कि आपके पास केसेस आते हैं। और लेकिन जो क्लाइंट्स होते हैं उनका जो विश्वास होता है वो ऑफ कोर्स जो हमारे बड़े हैं जिनके हम सीख रहे हैं उनके ऊपर ज़्यादा होता है। तो वहाँ आपको सीखने को भी मिलता है, क्लाइंट्स भी मिलते हैं। लेकिन क्लाइंट्स कहीं ना कहीं आपके पास आने के बजाय वो कोशिश करते हैं कि जो हमारे सीनियर हैं, जैसे मेरे पिताजी माताजी, उनके पास ज़्यादा क्लाइंट्स जाने का होता था कि वो चाहते थे कि उनका केस वही लड़ें। शुरू में हेजिटेशन भी होती थी। और जहाँ तक मेरी खुद की बात है, बचपन में बड़ा शर्मीला स्वभाव का था मैं। तो मुझे तो बड़ा चैलेंज लगता था कि मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ, क्योंकि स्कूल में तो बिल्कुल ही शर्मीला था मैं, बहुत कम बात करते थे। और हमारा जो कोएड स्कूल था और क्लास में लड़कियां ज़्यादा थी, लड़के कम थे। फिर भी अच्छा माहौल था, बहुत अच्छा माहौल था। और कॉलेज में आके कॉलेज की राजनीति में पढ़ा तो वहाँ कुछ खुला मैं। और उसके बाद लोगों से इंटरेक्ट करना, आप इस फील्ड में आगे हो तो अपने आप को एक्सप्रेस करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था मेरे लिए, कि हमने अपने आप को एक्सप्रेस करना है और वहाँ पे खड़े होकर बोलना है जब आपको सब सुन रहे हैं, आपके पीछे से क्लाइंट, सामने जज, और दोनों तरफ बहुत उम्मीद होती है। चाहे आप क्लाइंट की बात करें क्योंकि आपको एंगेज किया हुआ क्लाइंट ने, और आप जज की बात करें, जज भी सोचते हैं कि भाई आगे से क्या आ रहा है, क्योंकि आपको दोनों को सेटिस्फाई भी करना है। और सबसे बड़ी बात, आपने फाइल को सेटिस्फाई करना है। आपने सिर्फ बोलना नहीं है, जो आपने बोला है वो दिखे, आपके ऑर्डर में भी दिखे, आपकी मेहनत सामने दिखे। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता था, तो ये जरूरी है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक एडवोकेट्स की बात है, एडवोकेट्स मतलब आप कह सकते हैं कि वहाँ पर अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए भी आपके पास वर्ड्स भी होने चाहिए, नॉलेज भी होनी चाहिए, और साथ साथ कॉन्फिडेंस भी जरूरी। मेरे पिताजी 7 बार डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट रहे हैं। और माताजी ने भी जो बार काउंसिल ऑफ पंजाब एंड हरियाणा है उसकी मेंबर, वो 5 बार रहे। वाइस चेयरमैन भी रहे बार काउंसिल की वो। तो काफ़ी उम्मीदें थी वकीलों की जब माताजी, क्योंकि जब मैं प्रोफेशन में आया तब भी वो मेंबर बार काउंसिल थी, पिताजी प्रेसिडेंट थे। तो काफ़ी मतलब ऐसा राजनीतिक माहौल था, क्योंकि जो एडवोकेट जो हमारे साथी हैं उनको काफ़ी उम्मीदें रहती हैं। मुझे याद है जब कोई नया वकील बनता था या किसी वकील पे झूठी शिकायत होती थी बार काउंसिल में, तो माताजी उसको सॉल्व करते थे, उन पे लोग विश्वास करते थे। और ऐसे ही पिताजी ने जब उन्होंने 7 बार प्रेसिडेंट बने, क्योंकि यहाँ एक बार भी प्रेसिडेंट एडवोकेट्स का बनना बड़ा मुश्किल होता है। और लॉयर कम्युनिटी में आप 7 बार प्रेसिडेंट बन रहे हैं, यानी कि आप पे लोग काफ़ी विश्वास कर रहे हैं। और उन्होंने काफ़ी लॉयर्स के लिए काम किए अम्बाला में। मतलब वकीलों के लिए एक सपना था कि यहाँ पे चैम्बर्स बनेंगे। और जब चैम्बर्स बन रहे थे तब भी लोगों को विश्वास नहीं था यहाँ चैम्बर्स बन पाएंगे। लेकिन मेरे पिताजी ने अपने टेन्योर में ना सिर्फ चैम्बर्स शुरुआत की, लेकिन साथ ही साथ जो उसकी कंप्लीशन भी कर दी। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था अम्बाला के लिए। और एक मैं कह सकता हूँ कि एक सौगात मिली है अम्बाला के वकीलों को। और हमारे जो चैम्बर्स हैं वो आसपास के जितने एरियाज हैं सब में बेस्ट चैम्बर्स में से हैं। और जब पिताजी नहीं रहे
तो उस सीट को संभालना, इमोशंस भी थे, हर चीज़ आपको जुड़ी होती है, मतलब आपने इमोशंस भी देखने हैं, लोगों ने जो अब हमारे सीट पे क्लाइंट्स थे उनको विश्वास भी दिलाना था, क्योंकि एक बड़े पेड़ के साथ में था और माता जी क्योंकि हाई कोर्ट कर रहे थे, यहाँ पर सीट को संभालना एक बहुत बड़ा चैलेंज था, तो उसको भी संभाला अच्छी तरह से, उनकी दी हुई शिक्षा काम आई। और उसके बाद जब 2015 दिसंबर में यहाँ बार एसोसिएशन के इलेक्शंस थे तो लोगों ने कहा आपको भी लड़ना चाहिए। इलेक्शंस में मैं शुरू से पार्टिसिपेट करते आया था कोर्ट के, जब वकील नहीं था तब भी, क्योंकि घर में सारे इलेक्शन लड़ रहे थे। लेकिन जब 2015 का दिसंबर का इलेक्शंस था तो उस समय जब इलेक्शन लड़ा तो सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन किया मैंने, क्या मैं इस काबिल हूं कि मैं इतने सारे जो हमारे एडवोकेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट एज प्रेसिडेंट कर पाऊंगा। काफ़ी सोच विचार करके ही मैं इस इलेक्शन में आया, और जब इलेक्शन में आया और जीता भी, अच्छे मार्जिन से जीता था, तो बड़ा विश्वास था वकीलों का मेरे ऊपर और उसको हमने पूरा भी किया। हमारी टीम ने पूरे दिन रात करके पूरी सेवा की, कई प्रोजेक्ट्स हम बार के लिए लाए, और यही कारण था कि अगले इलेक्शन में जो साथ ही था, हमारे यहाँ 2 बार रेगुलर मतलब प्रेसिडेंट बनना मतलब एक तरह से नामुमकिन होता है, लेकिन नेक्स्ट टाइम भी मैं प्रेसिडेंट बना। फिर 1 साल के बाद फिर चुनाव हुआ, फिर मैं प्रेसिडेंट बना, तो 4 बार अब तक प्रेसिडेंट बनना डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का रिनोन्ड बार है, बड़े बड़े यहाँ से वकील हैं, जजेस गए हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में पॉलिटिशियंस हैं, कामयाब पॉलिटिशियंस हैं, तो ऐसे लोगों के बीच में प्रेसिडेंट बनना, उनको रिप्रेजेंट करना बड़े सौभाग्य की बात है। और अपना तरफ से मैंने पूरी कोशिश की, जिस उम्मीद से मुझे लोगों ने चुना था उसको खरा। मेरे माता जी हाईकोर्ट भी प्रैक्टिस जब कर रहे थे तो उनके साथ काफ़ी लोग जुड़े, काफ़ी एसोसिएट थे, जिनमें कोई हाईकोर्ट जज बना, कोई डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में आया, चाहे पंजाब में, चाहे राजस्थान में, चाहे हरियाणा में, और काफ़ी लोग पॉलिटिकल मतलब हाइट्स पे भी गए, चाहे हमारी हरियाणा की शिक्षा मंत्री रही हों, कालका की विधायक रही हों, तो उनकी सीट से जितने लोग उनके साथ रहे, एक तरह से लक्की चार्म माना जाता है मेरी माता जी को, अब भी माना जाता है कि जो उनके साथ काम करता है उनके साथ, तो वो कहीं ना कहीं अच्छी पोस्ट पे सेट होता है। और वो खुद चुनाव लड़ी थी सन 2000 में, कांग्रेस की टिकट उनको मिली थी, काफ़ी लंबे संघर्ष के बाद उनको मिली थी, लेकिन उस समय जो हरियाणा में भाजपा और इनेलो का गठजोड़ था, और उस समय कांग्रेस की बहुत कम सीटें आई थी। अंबाला में हमने मेहनत करी तो काफ़ी कम मार्जिन से, 8% का लगभग मार्जिन था, उससे हम इस चुनाव में रह गए थे। मुझे लगता है कि लोगों ने तो हमारा साथ दिया, हमारी खुद ही की शायद मैनेजमेंट की कमी हो सकती है, हम उसको मैनेज नहीं कर पाए, और अब कोशिश कर रहे हैं जो चीज़ें हमने वहाँ पर अधूरी छोड़ी हैं उनको पूरा करें। तो जब चुनाव हारे बड़ा बुरा लगा, क्योंकि कोई भी चुनाव हारता तो बुरा तो लगता ही है। कई सालों का संघर्ष था, लोगों के बीच में सेवा कर रहे थे, कोई भी अगर हम सोशल कॉज हो उसको लेके हमारी फैमिली हमेशा खड़ी रही है। अगर हम पीकेआर जो आप इंस्टीट्यूट की बात करें, मेरे दादाजी उसके फाउंडर मेंबर थे, 5 लोगों ने इस संस्था को शुरू किया था, जो आज पूरे अम्बाला में एजुकेशन इतनी ज़्यादा, मतलब आप देख सकते हैं कितने संस्थान हैं। तो चुनाव हार के ऐसा लगा कि शायद हमारे में कहीं कमी रह गई, लोगों ने हम पे विश्वास नहीं किया, लेकिन जब बाद में आत्ममंथन किया पता चला हमारी मैनेजमेंट की कमी थी। तो आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, जो चीज़ हमारे से पहले कमी रह गई है उसको पूरा किया जाए। 2000 के चुनाव के बाद लगातार मेरी माताजी, हमारा परिवार, हमारी पूरी टीम लोगों के बीच में रहे। हमने सोचा जो कमी है अगले चुनाव में पूरी करेंगे। उस समय चुनाव के बाद मेरी माताजी को हरियाणा कांग्रेस में जनरल सेक्रेटरी का पद दिया गया, पार्टी ने काफ़ी उन पर विश्वास किया। उसके बाद जब जिला प्रधान की बात आई तो मेरी माताजी की सेवाएं अम्बाला कांग्रेस के जिला प्रधान के लिए ली गई, और 2004 का लोकसभा चुनाव था, पूरी मेहनत मारी और बहुत अच्छा रिजल्ट रहा था लोकसभा चुनाव में अम्बाला से। उसके बाद 2005 का चुनाव था विधानसभा का, तो हमें उम्मीद थी कि हमें टिकट मिलेगी, क्योंकि जितने भी लोकल कैंडिडेट्स थे, तो अगर हम मेरिट्स की बात करते, मेहनत की बात करते, कमिटमेंट की बात करते, वफादारी की बात करते, तो पार्टी के प्रति वफादारी या सारी चीज़ें थी, तो हमारी मतलब मेरी माताजी उस सब क्राइटेरिया में मतलब सर्वोच्च नंबर पे थी। लेकिन अचानक एक पैराशूट कैंडिडेट आया
बुरा तो बहुत लगा उस वक्त कि जी हमारी मेहनत बेकार जा रही है, कि इतने साल हमने मेहनत की, लोगों के बीच में रहे, पार्टी को इस मुकाम पे पहुंचाया कि टिकट पे हमारा राइट बनता था, लेकिन टिकट किसी और को दे दी गई। लेकिन एक उस वक्त लक्ष्य था कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बने, और उस लक्ष्य को देखते हुए पूरी मेहनत करके जो हमारे कैंडिडेट थे उनके लिए भी मदद की, घर घर जाके वोट मांगी, और उसके बाद भी जब भी चुनाव हुआ हम लोग सारे कांग्रेस के पक्ष में हमेशा वोट मांगते हैं और उसकी जो नीतियां हैं उसका प्रचार प्रसार करते हैं। 2004 में कुमारी शैलजा जी ने अम्बाला से चुनाव लड़ा और बड़े अच्छे अंतर से जीते। उस समय मेरी माता जी जिला प्रधान थी, और लोग ये सोचते हैं कि जैसे हमारी फैमिली जो है उनके साथ 2004 में जुड़ी, लेकिन जो शैलजा जी के पिताजी थे उन जब वो कांग्रेस में थे, मेरी माता जी भी कांग्रेस में थी, और जब प्रेसिडेंट थे तब भी उनके साथ जुड़े हुए थे, काम किया, और काफ़ी कुछ सीखने को मिला उनके पिताजी से हमें, और पार्टी में उनके जो दिशा निर्देश के अनुसार कार्य किया था। और जब हमारी 2000 में टिकट हुई तो उसमें भी कुमारी शैलजा जी का बड़ा एक अहम रोल था। हमारी जो टिकट हुई थी उनके प्रयासों से हुई थी। और उसके बाद अंबाला में एक महिला जो विमेन एम्पावरमेंट एक हमने सम्मेलन किया था अंबाला में, उसमें कुमारी शैलजा जी मुख्य अतिथि थी, और ये 2003 की बात है। वो मुख्य अतिथि के तौर पे अंबाला में आई, बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ, कामयाब था। तो उसके बाद 2004 में जब आए, वही जो संबंध पहले थे और उसमें आप कह सकते हैं कि निकटता आती गई, और पारिवारिक हैं वो, राजनीति से ऊपर है उनके साथ हम। और चाहे टिकट मिली या नहीं मिली, हम तो कांग्रेस के साथ हमेशा रहे हैं। और जहां तक कुमारी शैलजा जी की बात है, वो उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म दिया। मैं वैसे तो 2000 में भी लीगल सेल का अपना हरियाणा कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं, लेकिन उसके बाद जब 2019 का चुनाव था तो चुनाव के दौरान कुमारी शैलजा जी ने कहा कि मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो अम्बाला का हो और जो मेरे चुनावी एजेंट के तौर पर काम कर सके, जिस पे विश्वास करके मैं काम करूं। क्योंकि चुनावी एजेंट अगर किसी भी प्रत्याशी का होता है तो नॉन पॉलिटिकल तो नहीं, बेसिकली ये होता है कि विश्वास पात्र होना चाहिए कि उनके बिहाफ पे ही, कैंडिडेट के बिहाफ पे सारे साइन किए जाते हैं, जितना परमिशन है सब कुछ है, तो या खर्चों की बात हो। तो मेरा उन्होंने नाम प्रस्तावित किया और मुझे अपना चुनावी एजेंट बनाया। और जब सितंबर 2019 में वो यहाँ कांग्रेस की जो हरियाणा की प्रधान बनी, तो उस समय क्योंकि आपको जब एज प्रेसिडेंट आपको जनरल सेक्रेटरी एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहिए, साथ में आपको एक ट्रेजरर भी चाहिए जो कि आपके जो खाते हैं, क्योंकि उस वक्त चुनाव का भी समय था, वो एकदम लगने थे। तो कुमारी शैलजा जी ने बड़ा विश्वास जताते हुए मुझे जनरल अपना हरियाणा कांग्रेस का ट्रेजरर अपॉइंट किया। और उस समय सिर्फ 2 ही अपॉइंटमेंट्स हुई थी हरियाणा कांग्रेस में। डॉक्टर अजय चौधरी जी वो जनरल सेक्रेटरी एडमिन बने थे और मैं ट्रेजरर हरियाणा कांग्रेस का बना था। तो अब उनके साथ जो संबंध है, मुझे लगता है कि हमारे राजनीतिक ना होकर पारिवारिक। जहां तक 2005 के चुनाव की बात है, उस समय टिकट किसी और हालात में हुई थी। उस समय कांग्रेस सरकार बननी थी और उस वक्त टारगेट्स थे। हैवीवेट एक नेता आया था कहीं दिल्ली से, उन्होंने इशारा हुआ होगा। लेकिन उसके बाद अब 2009 में बात करें तो जब एक जो कैंडिडेट जीतता है, अच्छे मार्जिन से जीतता है, तो उसी को टिकट मिलनी है। अब 14 में भी हमें टिकट नहीं मिली। उस समय मुझे लगता है कि एज फैक्टर भी हो सकता है, तो 19 में हम लोगों ने ट्राई नहीं की टिकट। मैं उस वक्त हरियाणा कांग्रेस का ट्रेजरर भी था, लेकिन मैंने कहीं टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया था क्योंकि उस वक्त ऐसी मंशा नहीं थी। उस वक्त तो एकदम अचानक मुझे एक पोस्ट मिली थी पार्टी में और मेरे पास एक आदेश था कि पार्टी की सेवा करनी है। तो प्रायोरिटी पार्टी की सेवा करने की थी क्योंकि चुनाव सिर पे था और पूरा पीसीसी को संभालना। उस समय ऐसा समय था जब हमारे जो पुराने अध्यक्ष थे वो अचानक छोड़ के चले गए थे पार्टी को, और सारा सिस्टम होच पोच था, रिकॉर्ड्स
थे नहीं। तो कुमारी शैलजा जी के आप कह सकते हैं कि मार्गदर्शन में, उनके प्रेजेंटशिप में कांग्रेस ने जिस प्रकार से एक विपरीत परिस्थितियों में प्रदर्शन किया, क्योंकि हमारे पास ना उस वक्त रिकॉर्ड था, सारे रिकॉर्ड्स ले हमारे पास से चले गए थे, ना हमारे पास उस वक्त कोई क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो सारा नए सिरे से जोड़ा वहां पर, और पूरी कांग्रेस को वहां से उठाया उन्होंने। और उनकी लीडरशिप में आप देख सकते हैं 31 सीटें आई थी कांग्रेस की। तो बड़ा एक चैलेंजिंग उस समय माहौल था। सारे लोग हरियाणा में घूम रहे थे, मेरी ड्यूटी चंडीगढ़ में लगी हुई थी। जितने राष्ट्रीय नेता हैं, हमारे जितने राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, सब चंडीगढ़ में आए और बड़ी जिम्मेवारी के साथ, विश्वास के साथ मुझे वहां पर कुमारी शैलजा जी द्वारा बैठाया गया था, और उसको सबको उनके मार्गदर्शन में मैनेज किया। और आपके सामने रिजल्ट है किस प्रकार से 31 सीटें। जहां तक 2024 चुनाव की बात है, उसमें आज आप देख सकते हैं किस प्रकार से कांग्रेस के पक्ष में माहौल बन गया है। और ये जो माहौल बना है अचानक नहीं बना, एक दिन में नहीं बना। सन 2019 के चुनाव में अंबाला से हमारे कैंडिडेट काफी बुरी तरह हार गए थे शहर से, और उसके बाद हमारी पूरी टीम ने, एक एक व्यक्ति ने पूरी मेहनत की, जी जान से मेहनत करके। मुझे याद है जब हम कांग्रेस भवन में जाते थे 19 में ही चुनाव के बाद, तो एक मीटिंग अगर होती थी उसमें मात्र आप कह सकते हैं दर्जन 1.5 दर्जन लोग होते थे। 15-20 लोगों में आप मीटिंग कर रहे हो, और लोग उस समय हैरान होते थे, ये जी अभी इससे लग गई है पूरी टीम। लेकिन हमारे सब साथियों ने बड़ा संघर्ष किया, और आज आप देख सकते हैं रिजल्ट ये है कि एक छोटी सी कॉल पे ही हजारों लोग इकट्ठे हो जाते हैं कांग्रेस के लिए। तो उसके लिए जो जनता से जुड़े मुद्दे हमने हर लेवल पे उठाए। हमारी पूरी टीम ने अंबाला में 19 से लेकर 24 तक 350 से ज्यादा प्रदर्शन किए, धरने किए या मीटिंग्स की। तो ये बहुत बड़ी संख्या है इतने सालों में। तो अब जब 2024 का चुनाव आ गया है, और उसमें जो हमारी दावेदारी है मुझे लगता है सबसे मजबूत है। क्योंकि देखिए दावेदारी बाकी सबकी भी है, और उसमें मैं कोई ये नहीं कहता कि जी मैं ही अकेला दावेदार होना चाहिए। सबका राइट बनता है कि दावेदारी पेश करें। लेकिन जिस प्रकार से हमारी फैमिली को लगभग 55 साल से ऊपर हो गए हैं कांग्रेस के प्रति कमिटमेंट है, कभी कांग्रेस का साथ नहीं छोड़ा, हमेशा कांग्रेस में रहे, और चाहे कोई भी परिस्थिति हो कांग्रेस के साथ कंधा से कंधा मिला के नीतियों का प्रचार प्रसार किया। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि मैं खुद एक एडवोकेट हूं, और अंबाला में जो माहौल है आप देख रहे हैं किस प्रकार से जितने प्रोजेक्ट्स हैं अधूरे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। हमारी एडवोकेट्स की भी टीम है, तो मुझे पता है कि मैं और मेरे साथी इसमें सक्षम हैं कि कानून की बारीकियों को समझें, हर फाइल की बारीकी को समझें और लोगों के काम कर सकें। और अगर हम वैसे भी बात करें, मैं वैसे कभी कम्युनिटी की बात नहीं करता हूं, लेकिन मेरी कम्युनिटी पूरी अंबाला है, क्योंकि यहाँ मेरा जो भाईचारा है हर एक परिवार के साथ है। मैं आप कह सकते हैं कि अंबाला में जितने व्यक्तियों को मैं बाई नेम जानता हूं या मुझे वो जानते हैं, शायद ही कोई और कैंडिडेट जो अपने आप को कहते हैं कि जी हम दावेदार हैं जानते हो। मुझे एक एक गली का, एक एक मोहल्ले का, एक एक रास्ते का पता है, एक एक घर का पता है। और हमारी रिश्तेदारी भी अंबाला में बहुत ज्यादा है, चाहे वो आप हमारी जो कम्युनिटी है जैन बनिया कम्युनिटी है, चाहे हमारे मेरे आपको पता है कि मेरे जो खुद के जो ससुराल वाले हैं ब्राह्मण फैमिली से हैं, मेरी जो भाभी है, मेरी मदर है पंजाबी फैमिली से हैं। हमारी सारी रिश्तेदारी अंबाला की है, मैं आपको मतलब बेसिकली। और मेरा जो भाईचारा, वकीलों का भाईचारा, वहां पे आप मेरा परिवार है वो पूरा 2100 वकील है हमारे अंबाला कोर्ट में, साथ में और लोग जुड़े हैं 3500 के लगभग हमारे परिवार हैं। उनके साथ पारिवारिक संबंध है, मेरे बचपन के दोस्त हैं, स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के, उसके बाद के। आप मतलब इतना ज्यादा लोगों के साथ जुड़ाव है कि मुझे लगता है कि हम एक परिवार ही हैं।
और मैं तो खुद को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अम्बाला में पैदा हुआ हूँ, और अम्बाला में मेरे लिए बड़ा इजी था कि मैं हाई कोर्ट जाता, हमारी सीट है वहां पर और बड़ी अच्छी मतलब वहां पे चल रही है, बड़ा इजी था मेरे लिए, हाई कोर्ट जाता, मैं वहां प्रैक्टिस करता, अम्बाला छोड़ सकता था। लेकिन मैं खुद अम्बाला में रह के लोगों के बीच में हूँ। चाहे कोई भी आप कार्य देख सकते हैं, चाहे किसान आंदोलन की बात करें, आप किसान आंदोलन में जुड़ा रहा, आप वाटर कैनन बॉय नवदीप चिलबेड़ा है उनको, या और बाकी जो किसान साथी हैं उनको फ्री लीगल एड भी दी, उनके लिए खड़े रहे। आप सोशल बात करें, कोई शहर के सफाई के मुद्दा है उसको लेके पूरा हमने अपना मुहिम चलाई और अपनी तरफ से शहर की सफाई के लिए पूरे प्रयास किए। बेसहारा पशुओं की बात करें, उसको लेकर यूटिलिटी कोर्ट में केस डाला, वो मुद्दा उठाया। एनडीसी या आप प्रॉपर्टी आईडी का मुद्दा, उसको सारे को हमने अच्छी तरह उठाया, लोगों के बीच में गए, उसको समझा। कोई और लोगों से जुड़ा मुद्दा आता है, अब शंभू बॉर्डर है, सब लोग चाहते हैं शंभू बॉर्डर खुले, हमारे सब साथी चाहते थे। हमने एक सिग्नेचर कैंपेन चलाया, उसको चलाने का सिर्फ एक मकसद था, क्योंकि अम्बाला शहर का हर व्यक्ति चाहता है कि शंभू बॉर्डर खुले। जब एक व्यक्ति उस सिग्नेचर कैंपेन में अपने साइन करता है, वो अपने आप को शंभू बॉर्डर खुलवाने की मुहिम से जुड़ा हुआ पाता है। तो इस सोच के साथ हम लोगों के बीच में गए, बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिला उसको लेके। तो मैं कह सकता हूं कि हम शहर के हर जुड़े हुए मुद्दे से लोगों के बीच में रहते हैं, लोगों के साथ खड़े हैं। तो इस कारण मुझे लगता है कि बाकी जो जितने भी दावेदार हैं उनसे ज्यादा मजबूत दावेदारी हमारी की। दावेदारी पेश करने का सबका हक होता है, लेकिन पार्टी की प्रति वफादारी भी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि आज के डेट में जिस प्रकार से पूरे देश में माहौल बन चुका है कि एमएलए तो कांग्रेस से या दूसरी पार्टी से चुने जाते हैं और वो बाद में या डर के मारे या प्रलोभन में वो जाके बीजेपी से मिल जाते हैं। तो आपकी पार्टी के प्रति वफादारी नहीं होगी तो आप किस प्रकार से आप अपनी दावेदारी को मजबूती में मानेंगे। तो पार्टी के प्रति जो वफादारी है, देखो विनेबिलिटी क्राइटेरिया तो हो ही का ही, वो तो मतलब हमेशा होना चाहिए, लेकिन पार्टी के प्रति वफादारी भी सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। क्योंकि ऐसा ना हो कि कैंडिडेट जीते और वो जाके दूसरी पार्टी में मिल जाए, तो उस कैंडिडेट के जीतने का भी क्या फायदा होगा पार्टी को। तो मेरा ये मानना है, जो कैंडिडेट्स, जो लोग पार्टी में हमेशा लॉयल रहे हैं, चाहे मैं हूं चाहे कोई और भी है, तो उनकी दावेदारी पहले मानी जानी चाहिए। बाकी जो लोग हैं उनके दावेदारी उसके बाद देखें, विनेबिलिटी क्राइटेरिया भी देखें, सर्वे भी होना चाहिए, सर्वे भी हो, पता चले लोगों के बीच में कौन है, पिछले कितने सालों से है। अब वही बात आ जाती है, जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले मतलब हम कह सकते हैं कि 2014 में देखा था कि एक हमारे कैंडिडेट बाहर से आ गए थे, लेकिन वो अम्बाला को समझ तो नहीं पाए ना कि अम्बाला की क्या जरूरतें हैं। अगर कोई पैराशूट कैंडिडेट या बाहर से ऐसे कैंडिडेट आता है, उसको अम्बाला के बारे में क्या पता है, अम्बाला की समस्याओं से उसने क्या लेना है। तो मेरा ये मानना है लोकल कैंडिडेट होना चाहिए जो अम्बाला की समस्याओं को समझे। क्योंकि अब कोरोना काल ही आप देख लें, कोरोना काल में कौन था यहाँ पर, कोरोना काल में कोई भी बाहर का या ऐसा व्यक्ति नहीं था, सिर्फ हमारी टीम यहाँ पे काम कर रही थी, लोगों के बीच में लोगों को रिलीफ पहुंचा रही थी। चाहे छोटा सा प्रयास था, लेकिन प्रयास तो था। ऐसे ही 2023 की आप बाढ़ की बात करें, हमारी टीम सिर्फ एक ऐसी टीम थी अम्बाला में जिसने कांग्रेस के झंडे, कांग्रेस के बैनर के तरह लोगों को रिलीफ पहुंचाया, और पानी कंधे कंधे तक पानी था। हमारे सब साथी पानी के अंदर उतरकर लोगों तक पानी की बोतल, दूध, ब्रेड, जो भी जरूरत है, जो हमारे से बन पड़ा, हम लोगों के बीच में गिर दिया हमने। तो इस तरह से मैं मानता हूं कि दावेदारी हमारी ही मजबूत है। बाकी पार्टी के प्रति समर्पण और आपके जो वो सबसे बड़ा क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप पार्टी के प्रति कितना वफादार। जहां तक बार एंड बेंच की बात है, दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और बड़ा बैलेंस मेंटेन करके इनको चलना चाहिए। और कई बार हम देखते हैं कि लोग ये बात करते हैं कि जी जज के साथ फलाने वकील का अच्छा संबंध है, फलाने का अच्छा संबंध है। तो जब मैं खुद का अपना मैंने मानना है और मैं देखा भी है, जब आप अपना केस कोर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं तो
जो आपके आपसी संबंध है वो वहीं पे, मतलब कोर्ट के अंदर ऐसा सामने कुछ ऐसा नहीं आता है। कोर्ट में तो जो फैसला आएगा वो ऑन मेरिट्स ही आएगा, आपकी प्रेजेंटेशन पे आएगा, आपके केस लॉस पे आएगा, आपके फैक्ट्स पे आएगा। तो मुझे लगता है कि जो एडवोकेट्स हैं हमारे, अगर अपने पक्ष को अच्छी तरह रख पाए, क्योंकि मेरा एक और मानना है कि जो पत्रकार और जो एडवोकेट्स होते हैं वो वर्ड स्मिथ होते हैं, यानी कि शब्दों के साथ उन्होंने अपनी बात को रखना है। अगर अच्छे शब्दों में हम अपनी बात को कम शब्दों में रख देंगे और प्रॉपर वे से रख देंगे और जज को भी समझ आएगी हमारी बात, तो मुझे लगता है कि ज्यादा मजबूती से हम केस को रख सकते हैं। और जो हमारे जो आपसी संबंध हैं अच्छे होने चाहिए, क्योंकि हम कोर्ट के अंदर ये तो नहीं है कि हम क्लाइंट के लिए जा रहे हैं, हम अब बहस करते करते लड़ी पड़े। और अच्छे माहौल में अगर सुना जाए और ठीक ढंग से सुना जाए वकील को, उसने जो कहा उसको जजमेंट में लिखा जाए और जो केस लॉ साइट किया उसको भी लिखा जाए, तो मुझे नहीं लगता कि केस फेवर में होने से या खिलाफ होने से कोई हमें फर्क पड़ता है। हाँ, बुरा जरूर लगता है कि केस फेवर में नहीं हुआ, लेकिन अगर बात हमारी पूरी अच्छे तरह ढंग से लिखी गई है तो यहाँ रिलीफ नहीं मिलेगा, आगे मिल जाता है। जहां तक 1 जुलाई 2024 से जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय न्याय संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम ये लागू हुए हैं, इनसे लगता है कि मुझे ये बिना सोचे समझे लागू कर दिए गए थे। इन पे अगर प्रॉपर बहस होती, प्रॉपर इसको लेकर विचार विमर्श करके अगर कोई ऐसी चीज लाते, और एज एन एडवोकेट मुझे लगता है कि इन चीजों की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो हमारे पास आईपीसी, सीआरपीसी या एविडेंस एक्ट था उसमें ऑलरेडी कई बार आपने देखा अमेंडमेंट्स हुई और आगे अमेंडमेंट्स भी कर लेते। या तो ऐसा होता ना कि बिल्कुल कानून ही बदल गए, आपने सिर्फ नाम बदला और धारा का नंबर बदल दिया, अंदर तो वही की वही चीज है। हल्के फुल्के बदलाव हैं, हल्के फुल्के बदलाव के लिए आपने पूरी देश की जो न्यायिक प्रणाली है उसको एकदम ऐसा कर दिया, पंगु बन गई है। और क्यों बन गई है? क्योंकि अब लोगों के बीच में बड़ा असमंजस की स्थिति है कि हमने कौन सी धारा लगानी है, पुरानी लगानी है आईपीसी या अब की, क्या चलेगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता चलेगी या सीआरपीसी चलेगी। और कोई भी कानून आप देखते हैं जब आता है तो उस पर जजमेंट्स भी आती हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन होती है और कई साल होते हैं। पहले आप इंटरप्रिटेशन लोअर लेवल पे होती है, फिर सेशन जज पे जाएगी उसकी अपील, वो इंटरप्रिटेट करेंगे, फिर आप हाई कोर्ट जाते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, फिर लार्जर बेंच पे जाता है, फिर पता चलता है जी इस कानून का ये मतलब था और इसमें ऐसे होना चाहिए था। अब इतने इतने सालों की मेहनत है, मुझे लगता है अगले 8-10 साल इस हिसाब से, जिस हिसाब से ये चीजें लाए हैं, क्योंकि अब ये भी हो गया कि जी कुछ केसेस सीआरपीसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, कुछ अब इस वाले अधिनियम के तहत चलेंगे, कुछ आईपीसी के तहत चलेंगे, कुछ भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से चलेंगे, कुछ एविडेंस एक्ट के साथ चलेंगे, कुछ एविडेंस ये जो भारतीय ये क्या नाम है, ये जो एविडेंस एक्ट की जगह जो आया है उसके जगह चलेंगे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की तरह चलेंगे। तो बड़ा मतलब कंफ्यूजिंग सा माहौल पैदा हो चुका है, क्योंकि अब जो पुराने एडवोकेट्स हैं, बड़ा इजी था किसी को कहना भाई 420, आम इंसान को पता था भाई किसी के साथ चीटिंग होगी, 420 लग गई, 302 मर्डर हो गया, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर। मतलब जो चीजें आसान थी आपने उनको इतना मुश्किल कर दिया, कोई कारण नहीं था उसके लिए। तो हर जगह कंफ्यूजन क्रिएट है, चाहे एडवोकेट्स हैं, उससे पहले एडवोकेट से पहले अगर आ जाए पुलिस के लिए कंफ्यूजन है, पुलिस के बाद आपने देखा कि अब यहाँ पर 2-2 धाराएं लगती हैं। हाँ जी, हमने अब एक आदेश आता है 144 सीआरपीसी और 100 जो है भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत जो 153 है शायद, वो लगा दी, क्योंकि मुझे भी नहीं याद हुई अभी तक, वो लगा दी है जी। अब 2 धाराएं इकट्ठी कैसे लग सकती हैं? तो ऐसे ही कुछ लोगों को नोटिस 41 सीआरपीसी में आ रहा है, कुछ लोगों को भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत आ रहा है। तो पुलिस वालों के बाद आप एडवोकेट्स प्रेजेंट कैसे करेंगे जी केस? वहां बड़ी दिक्कत है, इतने इतने साल पढ़े लिखे हैं
और इतनी किताबें पढ़ी हैं, रोज जजमेंट्स पढ़ रहे थे, अब वो उस पर लागू होगा या नहीं होगा, ये भी बड़ी कंफ्यूजन है। उसके बाद जजेस के लिए, तो हर लेवल पे कंफ्यूजन क्रिएट कर दी गई है। मुझे लगता है सालों साल लग जाएंगे इस सब फेर से निकलने में। जहां तक इमोशनल होने की बात है, मैं खुद बड़ा इमोशनल हूँ और बड़ी जल्दी हो जाता हूँ, कोई भी बात हो मैं बड़ी जल्दी इमोशनल हो जाता हूँ। और कई बार ऐसे होता है, कई केसेस में देखते हुए, वैसे एडवोकेट को मुझे लगता है प्रोफेशनली होना नहीं चाहिए, लेकिन केस ऐसे होते हैं, हालात ऐसे होते हैं, आप इमोशनल हो जाते हैं एकदम। क्योंकि मेरा मानना है कि जब आप एक प्रोफेशन में काम कर रहे हो, नथिंग इज पर्सनल, पर्सनल नहीं होता, लेकिन इमोशनल होने से मुझे लगता है, क्योंकि हमारी आदत है, तो हम तो बड़ी जल्दी हो जाते हैं इमोशनल। और लोग समझते हैं कि मुझे एक स्थापित सीट मिल गई, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप एक सीट पे जब जो मतलब वेल सेट सीट हो उस पे आप हो, तो लोगों की उम्मीदें आपकी उस हिसाब से होती हैं कि उनको वो परफॉर्मेंस चाहिए होती है जो आपके बुजुर्ग ने की है। और वो परफॉर्मेंस के लिए आपको पता है टाइम भी लगता है, मेहनत भी होती है, उनकी मेहनत काफी थी। और जब मैं उस पोजीशन पे आया, उनकी जगह मैंने शुरू किया, तो लोगों की उम्मीदें उनसे ज्यादा आ जाती हैं, लेकिन अपने आप को हमने प्रूव किया और जो मुझे मिला था उसको आगे लेके चला हूं। ऐसे ही राजनीति की बात करें, राजनीति में भी लोग, मेरी मदर क्योंकि एक आइकन थे, तो लोगों को था कि भाई इस लेवल पे पहुंचना, मुझे भी लगता था कि भाई इस लेवल पे कैसे पहुंचेंगे, लेकिन बुजुर्गों के आशीर्वाद से, लोगों के प्यार से उस मुकाम पे पहुंचे हैं। थोड़ा कम होऊंगा, लेकिन अंबाला की जनता के प्यार से मुझे लगता है आगे बढ़ेंगे। और कई ऐसे मौके आते हैं जिंदगी में, आपको लगता है कि आपके पास कुछ नहीं बचा, चाहे मेरे पिताजी जब नहीं थे ऐसा लगा था। और कई मतलब फैमिली में हालात हो जाते हैं कई बार ऐसे, लेकिन बचपन से सिखाया गया भी आपने संघर्ष करना है। तो हर जब भी ऐसा कुछ सिचुएशन आती है, मुझे लगता है कि आगे कुछ नहीं है, तो उस समय सोचना बंद नहीं करता हूँ, सोचना शुरू करता हूँ कि अब सोचना है भाई इससे निकलना कैसे है। क्योंकि मुझे लगता है कि हमारी फैमिली में, मेरे चाहे ससुराल वाले हैं, चाहे मेरे अपनी इधर वाली फैमिली है, दोनों तरफ की बात करें तो मैं ही, मुझे बड़ा कंसिडर किया जाता है। माता जी हैं, ठीक है, उनका आशीर्वाद है, सब कुछ है, लेकिन जब डिसीजन लेने की बात हो तो मुझे आगे किया जाता है कि भाई सब कुछ समझना। तो सब कुछ सोच के समझ के मुझे लगता है कि जिम्मेदारी बन जाती है कि मतलब कोई भी ऐसी स्थिति हो कि सोचना बंद नहीं करना, सोचते रहना है। और मैं तो लोगों से भी यही कहना चाहूंगा, अगर कोई ऐसी सिचुएशन आती है, मुसीबत आती है, लगता है सामने कुछ नहीं है, तो हमने सोचना बंद नहीं करना है, अच्छा सोचना है, तो रिजल्ट भी मुझे लगता है अच्छा ही रहेगा।